हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेंट स्टडी। गाइस, आज जो है हम द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर हम करने वाले हैं। ये चैप्टर गाइस 10th क्लास के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर तो नहीं कह सकते हैं इसको, बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, शॉर्ट पॉइंट्स जो होते हैं जो भी चैप्टर में हुआ है वो हम इस वीडियो में करेंगे, मतलब कुछ पार्ट इस वीडियो में हम करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, स्किप मत करना वीडियो, और जो 10th क्लास में अभी हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले ये क्या बताता है हमें चैप्टर जैसे ही शुरू होता है हमारा, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू आया, और फ्रेडरिक सोर्यू ने हमें डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का जो आइडिया हमें दिया। तो गाइस, उसके बाद फिर ये जो ग्रुप थे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये दो पार्ट्स में बटे, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन। उसके बाद गाइस, हम एब्सोल्यूटिस्ट पढ़ेंगे पहले। तो गाइस, सबसे पहले 19th सेंचुरी में ये लिखा है कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज अ फोर्स, यानी जो नेशनलिज्म, जो नेशन के प्रति अपनी प्यार या भावना है, जो भी अच्छी भावना है, वो जो है एक फ़ोर्स के तरह बढ़ी, कि जितने भी नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे लोग वो इकट्ठे हुए और एक फ़ोर्स या पावर बनाई उन्होंने। और जो नेशन स्टेट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ये कहना है फ्रेडरिक सोर्यू का। उसके बाद अर्नेस्ट रेनन, ये अर्नेस्ट रेनन जो है ये एक फ्रेंच फ़िलासफ़र था, और क्वेस्ट का क्यू नेशन ये इसने लिखा। इसमें इसने बताया कि नेशन क्या है। क्वेस्ट का क्यू नेशन, जो फ़िलासफ़र था अर्नेस्ट रेनन, इसने ये बुक लिखी और इसमें इसने बताया कि व्हाट इज़ नेशन, एक नेशन क्या होता है। तो ये 1776 यूएसए और स्विट्ज़रलैंड 1848 में जो है ये मतलब कह सकते हैं कि छपी या दिखाई दी गई नेशन का जो आइडिया है वो वहाँ पहुँचा। उसके बाद गाइज़ हम आ जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो गाइज़, एक बहुत ज़्यादा बात की जाती है, मतलब इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कि इफ़ द फ्रेंच कैचेस कोल्ड द होल वर्ल्ड स्नीसेस। ये आपने लाइन अगर चैप्टर पढ़ा है तो ज़रूर सुनी होगी। तो इसका क्या मतलब है कि फ्रेंच या फ्रांस में जो कुछ भी हुआ वो ज़्यादातर वर्ल्ड में फैला। इसका जो सबसे पहला हम इस चैप्टर में कर रहे हैं वो है नेशनलिज्म। पहला आइडिया जो है हमारे पास वो है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उसमें आइडिया ऑफ नेशन भी आया था। उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आया हमारे पास नेशनलिज्म का, जिसमें हमें दो चीज़ें बताई गई, ला पैट्रिया और ला सिटियोन। ला पैट्रिया का मतलब है द फादरलैंड, ले सिटियोन का मतलब है द सिटीजन्स, यानी जो सिटीजन्स हैं फ्रांस के। उसके बाद गाइज नेशनल असेंबली का मतलब है एक असेंबली जिसने, आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि लोगों ने असेंबली बनाई, फिर जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको पावर से हटा दिया। तो ये एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स भी आपने ज़रूर पढ़े होंगे। एक्टिव सिटीजन्स जो कि टैक्स भरते हैं और जो वोट कर सकते हैं, और पैसिव सिटीजन्स वुमेंस और बच्चे, और वो लोग जो टैक्स नहीं भरते हैं, मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं भरते हैं। वो एक स्पेसिफिकेशन था कि इतना टैक्स भरोगे तो आप एक्टिव सिटीज़न में चले जाओगे। उसके बाद नेशनल असेंबली ने क्या किया,
जो नेशनल असेंबली बनी उसने यूनिफॉर्म लॉ लाया सब सिटीजन्स के लिए, जिसमें इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ जो हैं जो लगते थे वो हटा दिए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है वो अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलीट डिस्करेज्ड, तो जो रीजन का अलग अलग चीज़ें हैं वो डिस्करेज की गई। तो और फ्रेंच जो है फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज रखी गई। उसके बाद जैकोबिन क्लब्स जो हैं ये सेटअप किए गए यूरोप में। यूरोप मेनली फ्रांस ही है, इसमें कहने का मतलब फ्रांस ही है, बट जर्मनी वगैरह इनमें भी ये जो जैकोबिन क्लब थे। उसके बाद आता है फ्रेंच आर्मीज़ कैरिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। जो फ्रेंच आर्मीज़ थी, जब वो फ्रांस, आपने पढ़ा होगा कि एक्सपेंड हुआ फ्रांस जब, तो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उन्होंने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो लगभग पूरे यूरोप में और वर्ल्ड में फैलाया। उसके बाद गाइज़ हम आ जाते हैं 1804। ये गाइज़ नेपोलियन कैसे एमर्ज हुआ ये मैं थोड़ा सा आपको छोटी सी फॉर्म में बता सकता हूँ कि नेपोलियन उनकी आर्मी का एक चीफ था, फ्रेंच आर्मी का। बट उसने जब देखा कि जो पॉलिटिक्स है जो भी चल रहा है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसने खुद को कनकरर बनवा लिया, फ्रांस का कनकरर घोषित कर दिया और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं तख्ता पलट कर दिया। जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको मतलब हटा दिया आप उसकी पावर से। उसके बाद गाइज़ नेपोलियन ने आके बहुत सारे काम अच्छे किए फ्रांस के लिए, जैसे कि उसने सिविल कोड जो है वो जनरेट किया 1804 का सॉरी। तो सिविल कोड में क्या क्या प्रिविलेजेस थे, तो जो प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो जिसका बर्थ बड़े घराने में हुआ वो बड़ा है, जिसका बर्थ छोटे घराने में हुआ वो छोटा है, अनटचेबिलिटी वगैरह वगैरह ये चीज़ें थी, ये इसने स्टॉप की। जो लॉ है उसके आगे ना तो एक गरीब आदमी बड़ा है ना ही एक बड़ा आदमी अमीर आदमी बड़ा है, मतलब दोनों को एक समान रखा गया है। ना तो जब गरीब को हम ख़त्म समझते हैं, बिल्कुल कम समझते हैं, और ना ही अमीर को बहुत ज़्यादा बड़ा, दोनों इक्वल रखे जाएं, ये भी सिविल कोड में 1804 में नेपोलियन ने कहा। और राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रॉपर्टी के लिए राइट वुमेन का, मैन का जो राइट है प्रॉपर्टी के लिए उसको नेपोलियन ने इसमें आगे रखा। और इसमें इसने ये भी कहा कि सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज़ हैं। नेपोलियन ने पीजेंट्स को सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से एबॉलिश किया, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को सिंप्लीफाई किया और कॉमन करेंसी रखी, मतलब फ्रांस की पूरी एक कॉमन करेंसी रखी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो था उसे इम्प्रूव किया गया ताकि जो आर्मी है वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस थी किसी भी पीजेंट के लिए, किसी भी आदमी के लिए, तो उसको बिल्कुल हटा दिया गया। तो गाइज़ ये एक पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है कि सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो आया, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक नेशनलिज़म और नेशन का आइडिया कैसे डिवाइड किया पूरे वर्ल्ड में, अब्रॉड में। और उसके बाद नेपोलियन। उसके बाद गाइज़ हमारे पास आ जाता है राइज़ ऑफ नेशनलिज़म इन यूरोप का दूसरा पार्ट। तो गाइज़ इसमें सबसे पहले नेपोलियन के बारे में ही चल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि ये दूसरा पेज है तो इसमें कुछ नई चीज़ें हैं। तो नेपोलियन ऑन एक्सपेंशनिस्ट मिशन, इसका क्या मतलब है गाइज़ कि नेपोलियन एक ऐसे मिशन पे गया, वो क्या चाहता था कि जो हमारी मतलब उसका जो फ्रांस है वो बढ़ता जाए, एक्सपेंड होता जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो फ्रेंच आर्मीज़ थी वो वेलकम हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि नेपोलियन जो है वो जब फ्रांस के लिए अच्छे काम कर रहा है, हमें कैप्चर करेगा, हमारे लिए भी अच्छे काम ही करेगा ऑफ कोर्स। तो लेकिन बाद में जब नेपोलियन की हार्श सिचुएशंस आई, मतलब हार्श पॉलिसीज़ लगी, तो लोग डिसअपॉइंट हुए और
किस वजह से हुए डिसअपॉइंट, ये चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी गई, टैक्स बढ़ा दिए गए, और जो फ्रेंच आर्मी थी उसमें फोर्स रिक्रूटमेंट करवाए गए। जो भी लोग जवान थे जिनमें लड़ने की ताकत थी, उनके फोर्स रिक्रूटमेंट करवाए गए। फिर गाइज नेपोलियन ने कन्फेडरेशन करवाई 39 स्टेट्स की। इसका मतलब है कि एक कस्टम यूनियन बनाई गई। यहाँ लिखा गया है ज़ोल्वरीन कस्टम यूनियन एट इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। तो प्रशिया ने ज़ोल्वरीन बनवाई, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को जो है ज़ोल्वरीन कह सकते हैं हम। इसने क्या किया, टैरिफ बैरियर्स जो है वो हटा दिए। करेंसी जो है 30 से सिर्फ 2 करेंसीज़ कर दी। 39 स्टेट्स में 30 करेंसीज़ थी, उन्हें सिर्फ 2 पे लाया गया। और जो रेलवेज़ थे उनके नेटवर्क को बढ़ाया गया। उसके बाद 1815 में नेपोलियन, क्योंकि आप जानते हैं एक्सपेंशनिस्ट मिशन पे था, वो एक्सपेंशन करना चाहता था फ्रांस का। लेकिन 1815 में, यानी उससे पहले वो कभी नहीं हारा, लेकिन 1815 में वो वाटरलू में हार गया। और जिसके बाद ट्रीटी ऑफ वेना हुई, जिसमें यूरोपियन पावर्स थी वो वेना में मिली। उसके बाद ये जो ट्रीटी ऑफ वेना थी, ये होस्ट हुई थी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक से। तो ड्यूक मेटरनिक ने ट्रीटी ऑफ वेना को होस्ट किया। उसके बाद नेपोलियन सेंट ऑन एग्जाइल। ये कहा जाता है गाइस कि 1815 में नेपोलियन जो है वाटरलू में नहीं मरा था, उसे सिर्फ एग्ज़ाइल में भेज दिया गया था। यानी जो मतलब किसी जेल में भेज दिया गया था और उसे मारा नहीं गया था वहाँ पे। उसके बाद गाइस बर्बन डायनेस्टी जो है रिस्टोर हो गई पावर में। और ऐसा कहा जाता है कि पावर में रिस्टोर होने के बाद 1821 में नेपोलियन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी मार दिया गया। उसके बाद गाइस लुइस फिलिप आए, जिसमें मतलब क्या किया गया भाई, फ्रांस जो है फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए, इसके लिए ट्रीटी ऑफ वेना में क्या कहा गया भाई, जितने भी साइड में आसपास फ्रांस की बाउंड्री के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब उनके आसपास पूरे स्टेट्स बना देंगे और उसकी बाउंड्री को हम कवर कर लेंगे, ताकि जो है आगे एक्सपेंशन फ्रांस ना कर सके। और नीदरलैंड, बेल्जियम, ये किंगडम बनाए गए। प्रशिया ने न्यू टेरिटरीज़ ली वेस्ट में। ऑस्ट्रिया ने नॉर्दर्न इटली को कवर किया। जर्मन कन्फेडरेशन जो थी उसमें कुछ भी नहीं किया गया, ज़ोल्वरीन को टच भी नहीं किया गया, उसे मतलब वैसा का वैसा चलने दिया गया, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत उन पर विश्वास रखें। उसके बाद रशिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड। रशिया ने क्या किया, पोलैंड के कुछ पार्ट्स लिए और नीदरलैंड और बेल्जियम को इकट्ठा कर दिया गया। प्रशिया ने सैक्सोनी जो उसके बाद आता है मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। इसने कहा, मैंने आपको शुरू में बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे, जो हमारा सेकेंड लाइन थी, उसमें मैंने आपको कहा कि जब भी फ्रांस चीखता है तो यूरोप कोल्ड कैच कर लेता है। मैंने आपको ये बताया था। तो ड्यूक मेटरनिक ने ये बात बोली, और इसका क्या मतलब है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो फ्रांस में हुआ नेशनलिज़म और जो मतलब फीलिंग्स थी जो भी फ्रांस की, वो पूरे वर्ल्ड में फ्रांस की वजह से फैली। उसके बाद 1830 में क्या हुआ कि जो भी मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई यूरोप में, फूड शॉर्टेज होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगी, और जो पीपल हैं वो मतलब रोडों पे ऐसे ही फिरने लगे, मतलब उनके पास कोई भी कमाने की का जरिया नहीं था। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हार्श कंडीशंस हम कह सकते हैं। तो गाइज़ हार्श कंडीशंस बहुत ज़्यादा आ गई। उसके बाद फिर नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक। तो जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या प्रोक्लेम किया कि रिपब्लिक बनाएंगे। जो नेशनल असेंबली थी उसने रिपब्लिक बनाने का सोचा। सफरेज का मतलब है एडल्ट मेल्स जो हैं वो राइट टू वर्क होंगे। इसमें गाइस एक और बात ऐड होती है कि
सफ़रेज मूवमेंट क्या थी, ये एक पॉइंट था 9th में भी, कि वुमेन के लिए राइट टू वोट जो है वो सफ़रेज मूवमेंट था। इसमें यह भी लिखा गया है कि एडल्ट मेल्स को राइट टू वर्क होना चाहिए, नेशनल वर्कशॉप्स को होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नेशनल वर्कशॉप्स खोले। तो गाइज़ आज इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट्स जो है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, आप बोर हो जाएंगे। तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और थैंक यू गाइज़।